नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। आज हमारी लीड स्टोरी है ईरान से। ईरान में महिलाओं पर हिजाब के साथ कई पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन फिलहाल महिलाओं को मिली है एक छोटी सी जीत। हालांकि जंग अभी जारी है। और इसके बाद आपको बताएंगे रूस के बड़े फौजी अधिकारी की हत्या किसने मारा, कहीं इसमें यूक्रेन का हाथ तो नहीं। देखेंगे इस पर एक रिपोर्ट। और इसके अलावा बात सीरिया की। दमिश्क में कई दिनों के बाद बेकरियां खुलते ही रोटियों के लिए टूट पड़े हैं लोग। देखेंगे ये तस्वीर और साथ साथ दिखाएंगे आपको चीन की वो खूबसूरत जगह जहां मौसम के साथ साथ रंग बदल रहे हैं पेड़ भी। और इसके साथ ही चीन से एक और खबर, शंघाई की सड़कों पर कहां घूमता नजर आया है इतना बड़ा हिरन। ये सब देखेंगे आगे। सबसे पहले हमारी लीड स्टोरी, ईरान में हिजाब को लेकर सख्त कानून पर अमल फिलहाल रोक दिया गया है। इसे शुक्रवार से लागू किया जाना था, लेकिन हाल फिलहाल के माहौल और देश विदेश में हो रही आलोचनाओं को देखते हुए इसे टाल दिया गया है। लेकिन इस बीच बिना हिजाब के YouTube पर गाना गाने वाली एक औरत को गिरफ्तार करने के बाद भी सरकार निशाने पर है और बताया जा रहा है कि उसे अब रिहा कर दिया गया है। उसके वीडियो YouTube पर खूब देखे जा रहे हैं और अब हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन में ये भी एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आई है। ईरान के सख्त हिजाब कानून का नया शिकार बनी है परस्तु अहमदी। एक ऑनलाइन म्यूजिक कॉन्सर्ट में बिना हिजाब के गाना उनके लिए मुसीबत बन गया। हालांकि सामने कोई दर्शक नहीं था, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले बुधवार को ये वीडियो उन्होंने अपलोड किया। गुरुवार को पुलिस ने मामला दर्ज किया और शनिवार को गिरफ्तारी हो गई। उनके साथ जो 4 लोग संगत कर रहे थे, उनमें से भी 2 को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ईरान ने अपने सख्त हिजाब कानून पर फिलहाल एक ब्रेक लगाया है। ईरान की जनता और खासकर औरतों का जबरदस्त विरोध, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उठती आवाज की वजह से फिलहाल शुक्रवार से लागू होने वाला सख्त हिजाब कानून अभी के लिए रोक दिया गया है। लेकिन ईरान में हिजाब पर बहस फिर छिड़ गई है। ईरान में YouTube पर कई तरह की पाबंदियां हैं, कई तरह के फिल्टर सरकार ने लगाए हैं। लेकिन इसके बाद भी परस्तु अहमदी का वीडियो 12 घंटों में तकरीबन 74,000 बार देखा गया। तब से लेकर अब तक इसे लगभग 20 लाख व्यूज मिल चुके हैं। हिजाब को लेकर ईरान में 2022 से हंगामा मचा है। सितंबर 2022 में महाशा अमीनी का मामला हुआ था, जिसमें हिजाब न पहनने पर महाशा अमीनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कहा जाता है कि पुलिस हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। हालांकि सरकारी तौर पर उसकी मौत की वजह अचानक दिल का दौरा पड़ना बताया गया। उसकी मौत के बाद लेकिन देश भर में प्रदर्शन हुए। लड़कियों, महिलाओं ने अपने हिजाब उतार फेंके, बाल कटवाए, जिसको जो रास्ता मिला विरोध किया। फिर नवंबर 2022 में एक स्केटर लड़की ने विदेश में एक चैंपियनशिप में हिजाब नहीं पहना। दिसंबर 2022 में ईरान की एक शतरंज खिलाड़ी ने कजाकिस्तान के अलमाटी में बिना हिजाब के हिस्सा लिया। इसी दौरान कतर में हो रहे विश्व कप फुटबॉल के दौरान ईरान की टीम ने भी अपना विरोध जाहिर किया। हिजाब के खिलाफ आंदोलन का दूसरा चेहरा बनी वो लड़की जो इसी साल नवंबर में तेहरान के एक विश्वविद्यालय परिसर में हिजाब के विरोध में देर तक सिर्फ अंडरवेयर में घूमती रही। उसे गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने बाद में उसे दिमागी तौर पर परेशान बताया। फिर जेल से एक मेडिकल सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे मामलों के साथ ही पुलिस की सख्ती भी चलती रही। इसी साल 22 जुलाई को पुलिस ने हिजाब न पहनने के आरोप में एक महिला को गोली मार दी। कहा गया कि पुलिस ने महिला की कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करने लगी तो पुलिस ने गोली चला दी। ईरान का इतिहास इतना दकियानूसी नहीं रहा है। 1979 से पहले ईरान बहुत ही खुला समाज था, लेकिन शाह के तख्ता पलट के बाद सब कुछ बदला। हिजाब को महिलाओं के लिए जरूरी किया गया। जो न माने उनके लिए 10 दिनों से लेकर 2 महीने की जेल
और 50,000 से 5 लाख ईरानी दिनार के जुर्माने की बात थी। लेकिन 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने एक नए आदेश पर दस्तखत किए, जिसमें ड्रेस कोड को बहुत सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया था। कानून में जो महिलाएं सर के बाल, हाथ और पैर पूरी तरह से नहीं ढकेंगी, उनके लिए 15 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान रखा गया। लेकिन इसके खिलाफ 300 से ज्यादा ईरानी सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखकों और पत्रकारों ने एक बयान जारी करके इस नए कानून को अवैध बताया। देश में बढ़ते विरोध और दुनिया में बदलते हालात की वजह से फिलहाल इसे टाला गया है, लेकिन कब तक ये सवाल है। और अब बात करते हैं चीन और भारत की। सीमा विवाद के मुद्दे पर अब भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत फिर से शुरू हो रही है। 18 दिसंबर को बीजिंग में बातचीत के लिए एनएसए अजीत डोवल जा रहे हैं। इस दौरे के मायने क्या हैं, पहले ये रिपोर्ट। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन जा रहे हैं। 18 दिसंबर को बीजिंग में वांग यी से बातचीत करेंगे। सीमा विवाद को लेकर ये 23वें दौर की बातचीत होगी। इसी साल अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स बैठक के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले। सीमा पर सैनिकों की वापसी का काम शुरू हुआ और रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य करने पर सहमति बनी। इसी के तहत सीमा विवाद पर बातचीत के लिए विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत भी अब शुरू हो रही है। विशेष नुमाइंदों की बैठक को लेकर तैयारियां हो रही हैं। हमने विदेश सचिव स्तर की बैठक को लेकर भी बात की है। जैसी ही बैठक होती है, हम अगले कदमों पर बातचीत करेंगे। अजीत डोभाल सीमा मुद्दे पर बातचीत के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि हैं, जबकि वांग यी वहां के विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हैं। बातचीत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए होगी, ताकि भारत चीन की सीमा पर शांति स्थिरता बनी रहे और ऐसा समाधान निकले जो दोनों पक्षों को मान्य हो। इससे पहले 22वें दौर की बातचीत 21 दिसंबर 2019 को हुई थी। इसमें सीमाओं पर सेनाओं के बेहतर संवाद, शांति स्थिरता, आपसी विश्वास बनाने के उपायों और दोनों को मान्य सीमा समाधान के रास्ते निकालने पर बात हुई थी। इसके ठीक पहले अक्टूबर 2019 में भारत के न्योते पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे। चेन्नई में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई थी। इस तरह की प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करवाने पर भी तब बात हुई थी। लेकिन फिर सीमा पर झड़प में कई सैनिकों की जान गई और चीन की सेना तय जगह से कहीं आगे आकर बैठ गई। हर तरह की दो तरफा प्रक्रिया थम गई। अब कजान के बाद हालात बदले हैं तो स्थिति सामान्य होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सीमा पर हालात बदले हैं और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। क्या ऐसा वास्तविकता में हो रहा है? हमारे साथ हैं कूटनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी। ब्रह्मा, अजीत डोभाल बीजिंग में हैं और कई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं एक के बाद एक। सीमा पर जो हालात सामान्य हुए हैं, इस दौरे से कितनी उम्मीदें हैं और कितना बड़ा कदम है ये नॉर्मलाइजेशन की ओर? नॉर्मलाइजेशन तो अभी दूर है। जो बॉर्डर में सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करने की एक कोशिश है, क्योंकि अक्टूबर में जब मोदी और शी जिनपिंग मिले थे, दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि जो ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ है दोनों देशों के बीच, ये ख़त्म हो। तो उस अंडरस्टैंडिंग के बाद लद्दाख में जहाँ पर आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन चल रहे थे, जैसे तेमचोक में और देवसंग में, वहाँ पर ये कन्फ्रंटेशन ख़त्म हो गए। मगर जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है दोनों देशों के बीच, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये स्टैंड ऑफ लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश पूरे बॉर्डर पर है, क्योंकि इस समय अभी भी चीन की तरफ से 1.2 लाख सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। तो इस स्टैंड ऑफ को ख़त्म करने के लिए अब कोशिश जारी है और जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, अंडरस्टैंडिंग को फ्लैश आउट करके और इसके जो लूज एंड्स हैं उनको टाई अप करना
ये अजीत डोभाल का टास्क है बीजिंग में। तो ये जो टास्क है, और इसके बाद जैसा आप कह रहे हैं कि अभी नॉर्मलाइजेशन जो है वो दूर की बात है, लेकिन एक एक करके काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। पर चीन के साथ हमेशा बैक एंड फोर्थ रहा है और संभल कर आगे बढ़ने की बात रहती है। पर इस समय एक उम्मीद दिखती है भारत चीन के जो रिश्ते जिसमें काफ़ी संकट में रहे उसको देखते हुए अब लगातार एक के बाद एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। आप ठीक कह रहे हैं नगमा, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और ये अच्छी बात है, मगर सबक चीन ने जो भारत को सिखाया है कई सालों से, 1962 से लेके अब तक, वो सबक भारत को भूलना नहीं चाहिए। वो है कि जब भी मौका मिलता है चीन को, वो हमेशा एक सरप्राइज स्प्रिंग करता है भारत पर। जहाँ पर भी उसको ओपनिंग मिलती है तो वो इंक्रोच करता है भारत के टेरिटरी पर। जी, अब जो इंक्रोचमेंट्स किए थे चीन ने 2020 में, क्या उन एरिया से वो हट गया है पीछे? इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स भारत के लूज हो गए थे, क्या वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स अब भारत ने दोबारा रीगेन किए हैं? इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है जी। मगर जो कुछ अभी तक हुआ है, जब से शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई थी, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक पॉजिटिव ट्रेंड है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस ट्रेंड को आगे ले जाना इसके लिए और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ज़रूरी है जी। और जो कल बातचीत होगी अजीत डोभाल और वांग यी के बीच, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, मगर इसके बाद भी और भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, कल की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी कूटनीतिक कदमों की ज़रूरत है लगातार एक के बाद एक, कि ये चीज़ें आगे इसी तरह से सकारात्मक बढ़ती रहें। धन्यवाद आपका ब्रह्मचलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत चीन के बीच में काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और उम्मीद है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी बेहतरी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रशिया की। मॉस्को में घर के नीचे खड़े स्कूटर को रिमोट से उड़ाकर एक बड़े फौजी अफसर की हत्या कर दी गई है और इससे सब सकते में है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसके पीछे यूक्रेन है, क्योंकि यूक्रेन रासायनिक हमलों के लिए इसी अफसर को दोषी बताता था। एक रिहायशी बिल्डिंग परिसर में पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी भीड़। इसी सोसाइटी में रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की हत्या हो गई है। किरिलोव रूस की एटमी, बायोलॉजिकल और केमिकल रक्षा सेनाओं के प्रमुख थे। जांच समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेत्रेंको के मुताबिक रिहायशी ब्लॉक के करीब प्लांट किए गए एक विस्फोटक से उनकी जान गई। कहा जा रहा है कि विस्फोटक एक स्कूटर में प्लांट किया गया था और इसे रिमोट से उड़ाया गया। ब्लास्ट में उनके एक सहयोगी की भी जान चली गई है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं ने 16 दिसंबर को किरिलोव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यूक्रेन में हमलों के दौरान प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं के मुताबिक उन्होंने फरवरी 2022 से लेकर अब तक जंग के मैदान में 4800 बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, खास तौर पर K1 कॉम्बैट ग्रेनेड्स का। यूक्रेन की जंग में उनकी भूमिका को लेकर यूके और कनाडा समेत कई देशों ने उन पर पाबंदियां लगा रखी थीं। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाशमानी केस में अभी भी फंसे हुए हैं। राहत नहीं मिली, उनकी सजा को बरकरार रखा गया। ऐसा माना जा रहा है कि उनके पद के कारण उनको राहत मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को हाशमानी केस समेत 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था। इस बीच ये सवाल उठने लगा था कि क्या राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप जेल की सजा से बच सकते हैं। इस मामले में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि ट्रंप को राष्ट्रपति बनने के बाद भी हाशमानी केस में राहत नहीं मिलेगी, सजा बनी रहेगी। तो अब आपको दिखाते हैं कि क्या है हाशमानी केस। ये मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है। अडल्ट स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स ने ट्रंप के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक करने की धमकी दी थी। आरोप है कि इसके बाद ट्रंप ने डैनियल्स को गुपचुप तरीके से $1,30,000 का भुगतान किया। इसका उल्लेख व्यावसायिक रिकॉर्ड में न करने के लिए हेराफेरी की। ट्रंप को इसी मामले में दोषी ठहराया गया था।
डोनाल्ड ट्रंप गंभीर आरोप के साथ व्हाइट हाउस में जाने वाले पहले राष्ट्रपति हो सकते हैं। ताजा फैसले से संभावना बढ़ गई है कि ट्रंप जूरी के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने तक एक गंभीर अपराध के आरोपों के साथ राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। वो इनका लगातार विरोध करते रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ खबरें जो जुड़ी हुई हैं जंग से, यानी कि खबरें वॉर जोन से। तो सबसे पहले लेबनान की बात। लेबनान के दक्षिणी शहर खियाम से इजरायली सेनाओं के हटने के बाद वहां लेबनान की सेनाएं तैनात हो गई हैं। 27 नवंबर को हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर होने के बाद खियाम पहला शहर है जहां से इजरायली फौज हट गई है। खियाम रणनीतिक तौर पे बहुत ही अहम शहर है। पहाड़ी पर बसे इस शहर की इजरायल के साथ सरहद से दूरी 5 किलोमीटर से भी कम है। एपी के एक संवाददाता ने पिछले हफ्ते यहां का दौरा किया तो देखा कि शहर का बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया है। लेबनान की सेना ने यहां पहुंचते ही मलबे की सफाई शुरू कर दी है। और सीरिया, असद सरकार के पतन के बाद पहली बार लोकल बेकरियां खुल गई हैं और उन पर लोग रोटियां लेने के लिए एकदम टूट पड़े हैं। असद सरकार ने देश में अनाज की कमी की वजह से एक स्मार्ट कार्ड सिस्टम शुरू किया था जिनसे लोग एक तय मात्रा में ही सब्सिडी वाला खाने का सामान खरीद सकते थे। नई सरकार ने ये पाबंदी पूरी तरह से तो नहीं हटाई है, लेकिन अब रोज ज़्यादा रोटी लोग खरीद सकेंगे। पहले लोग 2 पैकेट रोटियां ही ले सकते थे, लेकिन अब 4 खरीद सकते हैं। और अब कुछ और खबरें, काफ़ी अहम खबरें जो दुनिया भर से हम आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि दुनिया की खबरें कोने कोने से। उत्तर कोरिया में मंगलवार को देश के दूसरे सबसे बड़े नेता किम जोंग द्वितीय की बरसी पर कई सरकारी कार्यक्रमों में भारी भीड़ जुटी। 2011 में उनकी मौत हो गई थी। राजधानी प्योंगयांग में जिस जगह पर किम जोंग द्वितीय की प्रतिमा है, विशालकाय प्रतिमा, लोग वहां पर फूल लेकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। उत्तर कोरिया में इस तरह के बड़े आयोजनों में इसी तरह से जाने की परंपरा है। और दक्षिण प्रशांत महासागर के वनुआतु में मंगलवार को आए जोरदार भूकंप में काफी नुकसान हो गया। भूकंप में कई लोग जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल लाया जा रहा है। भूकंप से कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि सारी फोन लाइनें, सरकारी वेबसाइट्स फिलहाल काम नहीं कर रही। गिरी हुई इमारतों में कितने लोग फंसे हैं इसका भी पता फिलहाल नहीं है। सोशल मीडिया पर पोर्ट विला के एक वीडियो में एक इमारत को काफी नुकसान पहुंचता दिख रहा है, जिसमें कई देशों के राजनयिक मिशन बताए जाते हैं। और अब आखिर में आज की तस्वीर, आज का वीडियो। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चीन के शंघाई शहर की, जहां पर सड़कों पर एक बहुत बड़ी सी कद काठी वाला हिरण घूमता हुआ नजर आया है। भीड़ देखकर वो परेशान था। कई बार एकदम शांत दिखता, कई बार बड़ी तेजी से दौड़ता और एकदम इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह। ये हिरण आम हिरणों की तुलना में बहुत बड़ा दिख रहा था, इसलिए हर किसी की नज़र इस पर पड़ी और बाद में पुलिस ने बताया कि इसका वजन 500 से 600 पाउंड के बीच होगा। चीन के कियांगसी कंट्री पार्क का वाटर फॉरेस्ट एक बार फिर जनता के लिए खोल दिया गया है। पिछले 1.5 साल से बंद था। बड़े बड़े रंग बिरंगे पेड़, चौड़ी चौड़ी पगडंडियां, तालाब और घूमती बत्तखें इसका खास आकर्षण है। ये वाटर फॉरेस्ट 60 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ तकरीबन 2000 पॉन्ड साइप्रस के पेड़ हैं। जब पारा गिरता है तो इनकी पत्तियाँ हरी से पीली और लाल हो जाती हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये था दुनिया का हाल आपके लिए। एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।